आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं नागपुर में, जो कि दो विचारधाराओं का गढ़ है। एक विचारधारा है जो समतावादी है, बंधुत्ववादी है, संविधानवादी है, और एक विचारधारा है जो समरसतावादी है। और बताने की जरूरत नहीं, नाम लेने की विचारधाराओं की जरूरत नहीं। और इसी मद्देनजर इलेक्शन भी विधानसभा के महाराष्ट्र के चल रहे हैं। और लोकसभा में जो माहौल बना था कि संविधान को बचाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए, क्या वो माहौल अब भी है? आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे होंगे कि कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 12 करोड़, इस तरह की कैश जो है वो पकड़ी जा रही है। इलेक्शन कमीशन उस पर कितनी सूद ले रहा है, या फिर वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये भी बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। तो क्या होगी राजनीति, कैसे होगा चुनाव, और सबसे बड़ा मुद्दा कि ये जो पैसा आ रहा है, क्या इसे हम ब्लैक मनी कहेंगे या इसे व्हाइट मनी कहेंगे? और इसी पैसों के विषय पर एक महाशय है जो आईआरएस है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, और अभी ऑल इंडिया कांग्रेस के रिटायर सेल के महाराष्ट्र के चीफ है। उन्होंने निर्मला सीतारमण इन पर एक एफआईआर दर्ज की है इसी सिलसिले में। उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या ये मामला है, ये इलेक्शन कैसे लड़ा जा रहा है और ये पैसे का खेल कैसे हो रहा है। हमारे साथ है अरविंद सोनटक्के जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि मैंने प्रस्तावना में तीनों बातों को दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दिया कि इस चर्चा पे हम लोग किस बात पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, आप तो पर्यवेक्षक है कांग्रेस की तरफ से, आप विदर्भ में आए हैं और आप देख रहे हैं पूरे विदर्भ में, वर्धा में देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। एक बात जैसे मैंने कही कि जब लोकसभा के चुनाव थे तब ये कहा जा रहा था कि एक किताब राहुल गांधी दिखा रहे थे हर सभा में, हर स्टेज से, कि इस किताब को बचाना है, मतलब इस संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भाईचारे को बचाना है। और बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, भाईचारे को खत्म करना चाहती है। आपको क्या लगता है, वो जो बात चली थी और 400 सीटों पर बीजेपी के ब्रेक लगी थी, क्या वो बात इलेक्शन में काम में आ रही है? क्या वही मुद्दे इस इलेक्शन में रह सकते हैं? देखिए, उस वक्त राहुल गांधी जी ने निश्चित ही वो लाल रंग का जो संविधान था वो जनता को दिखाया, जनता को आगाह किया कि संविधान जो है संकट में है। सम्मान और रक्षक के लिए जितने बहुजन के लोग हैं वह साथ आए और वो संविधान बचाए। और 400 पार का नारा उसने जो लगाया था, तो महाराष्ट्र में तो हमने भी नारा लगा कि जिसने कहा 400 पार उसको करेंगे तड़ी पार। तो महाराष्ट्र में तो आप भी जानते हैं कि हमने जो 48 में से थे वो 31 महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया आघाड़ी को मिले, अब बची हुए 17 उनके तरफ गए। तो महाराष्ट्र की जनता ने संविधान के सम्मान में बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया और संविधान के रक्षा में, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र से बैठा है। तो मुझे लगता है संविधान का जो नैरेटिव है वह अभी भी चलेगा, लेकिन उसमें कुछ नई बातें ऐड हो रही है। उस वक्त जो नैरेटिव चला उससे जो यहाँ का हर जाति का तबका था, सिर्फ मुस्लिम ही समाज नहीं है, माइनॉरिटीज नहीं, या शेड्यूल कास्ट या अम्बेडकराइट नहीं, लेकिन हर तबके को समझ में आया था कि संविधान को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उस वक्त भी इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो 48 लोकसभा की सीटें थी उसमें से 31 जगह महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया आघाड़ी को वोट देकर उसको बहुत बड़ा संविधान का सम्मान महाराष्ट्र की जनता ने किया। इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता को वंदन करता हूँ। बिल्कुल। एक बात यूपी में भी हमने देखी कि यूपी को तो हम काउबेल्ट कहते हैं, गाय पट्टा कहते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी धारा वहीं से बह रही है। लेकिन हमने पिछले लोकसभा में देखा कि वहां भी बीजेपी को तगड़ा झटका मिला और इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को, संविधान के मुद्दे को लेकर जो काम किया, तो धर्मांधता और जिसको हम धार्मिक पोलराइजेशन बोलते हैं, उस पे
उस मुद्दे ने वहाँ यूपी में भी मात की थी। तो क्या महाराष्ट्र में भी जो बेल्ट हम लोग जैसे देखते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र देखते हैं, कोंकण का कुछ पट्टा देखते हैं या मराठवाड़ा देखते हैं, जहाँ हिंदुत्व का अपना एक अलग माहौल है। आपको लगता है इस मुद्दे को वहाँ भी कुछ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को या ये महाविकास आघाड़ी को फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए इन्होंने जो भाजपा की विचारधारा है, जिसकी स्रोत है कि आरएसएस की विचारधारा, जी। और यह चाहते हैं कि समाज का पोलराइजेशन हो जाए, भारतीय समाज का। इन्हें कोई जाति का आदमी नहीं चाहिए, उनको धर्म में बांटना है। ये तो सीधी और सरल बात है। लेकिन ये जब पोलराइजेशन करते हो, महाराष्ट्र की जनता ने उनको तगड़ा जवाब दे दिया, फटकार लगा दी। अब वह नैरेटिव चलाएंगे तो हो सकता है कि महायुति का, यानी एनडीए का, यानी मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। महाराष्ट्र की जनता में धर्म का जो मुद्दा है शायद कम चलेगा, और जो मुद्दे है कि यहाँ के रोजगार वहां चले गए, गुजरात में चले गए, वो मुद्दा बहुत ज्यादा चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो नैरेटिव महायुति का, एनडीए का जो है कि 400 वाला पार, हिंदुत्व, धर्मांधता, पोलराइजेशन का जो खेल या षड्यंत्र, मैं खेल नहीं बोलूंगा, षड्यंत्र बोलूंगा, अब लोग भी उनको समझने लग गए हैं और लोग अभी हंसते हैं उन पर हंसते हैं। ये अलग बात है कि वो जो आरएसएस के लोग हैं वह अभी भी गलियों में जब मीटिंग लेते हैं या कहीं घर में लेते हैं या मंदिर में मीटिंग लेते हैं तो यह मुद्दा लोग दिमाग में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत ही जागरूक है, संविधान प्रेमी है, और ऐसे लोगों से संविधान को भी बचाएंगे और महाराष्ट्र को भी बचाएंगे। बिल्कुल, एक बात महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनती है और वहाँ जो आपके चीफ मिनिस्टर है जिनको जेल में भी डाला गया, और वो बिजली मुफ्त करते हैं, पानी मुफ्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तब यही बीजेपी कहती है कि रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर लोगों को आलसी कर रहे हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में इसी बात को लाड़की बहन नाम से योजना आती है, लाड़का भाऊ नाम से योजना आती है और अन्य योजना आते हैं, तो इस पर रेवड़ी बांटने वाला फार्मूला वो काम में नहीं लाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो जनता के हित के लिए है। तो तमाम ये जो रेवड़ी बांटने वाली या फिर इस तरह की आपके इसमें उसको आप स्पॉन्जी कुछ कहते हैं, ये स्पॉन्जी स्कीम है कि कुछ छोटा सा दिखाना और बड़ा लेना, 1,500 रुपये देना और उससे वोट छीन लेना, जो कि करोड़ों रुपए का बहुमूल्य मत रखता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाएं हैं इसका कुछ फर्क महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो आपके प्रश्न में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी जो आपकी सरकार वाले हैं, तो उससे हमें सीख लेना चाहिए कि भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, जिसमें हेमंत सोरेन जी भी है, उनको जेल में डालकर सभी जनता को डराना भी चाहती है और माहौल बनाना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में जिस मुद्दे पर डाला गया, जिसने उनके अगेंस्ट उसने स्टेटमेंट दिया था, पहले 5 स्टेटमेंट कहा कि मैं तो अरविंद केजरीवाल को पहचानता नहीं, और लास्ट स्टेटमेंट कह दिया और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया और जो भाजपा को मिल गया होगा। तो इसका मतलब जो अरविंद केजरीवाल की जो नैरेटिव है, इस देश की जनता ने समझना चाहिए। अगर भाजपा मजबूत होती है तो आपके नेता को सिर्फ 2 ही चीजें बोलेगी, एक तो आप जेल में जाइए, नहीं तो बीजेपी में आइए। तो यह नैरेटिव जो भाजपा का नैरेटिव, वो भी महाराष्ट्र की बहुत जनता जो बहुत होशियार है, वो समझती है। अब दूसरा नैरेटिव है लाड़की बहन का। मैं अभी अंबेडकर नगर पुलगांव में था, कल की बात थी, और कल मेरे साथ रंजीत दादा कांबळे, वहां के महाविकास आघाड़ी के और कांग्रेस से लीडर भी मेरे साथ थे। एक दीदी ने, जिसकी उम्र ज्यादा थी, 60-70 साल की थी, उसने कहा कि ये जो लाड़की बहना है, बोले लाड़की बहना नहीं, हमको तो पहले बोले लालूच दिए। मैं चुपचाप, मेरे को एक भी शब्द लालूच दिए, मतलब लालूच का मतलब, बोले भाई लालूच दे कि आप हमको वोट दो, और बोले बाद में धमकी दिए कि वोट नहीं दोगे तो बंद कर देंगे। तो वो जो बहना ने कहा, जिस बहना का पहले लालूच देते हैं और वोट नहीं दोगे तो हम वो धमकी भी देते हैं, तो लालच और धमकी में इनका षड्यंत्र शुरू है। अब ये भी बहनाएं, वहां महिलाएं करीब 50 के आसपास थी, वो बहनाएं सब एक मत पर हुई कि ये जो भाजपा ने जो लाड़की बहना लेकर आए, ये पहले लालच दे रहे कि हमें वोट दो और नहीं दोगे तो हम तुमको बंद कर देंगे। अब आप भी जानते हैं कि किसी सरकार ने कोई योजना शुरू करते हैं तो उससे वो उसको बंद नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो शुरू रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को, जो शिंदे सरकार है, उसका पैसा नहीं था और दूसरे स्कीम से इसमें शिफ्ट किए।
तो जो लाड़की बहना का जो इम्पैक्ट है वह इतना नहीं दिखेगा। और इसमें कई मुद्दे, लेकिन मैं सभी को रिपीट नहीं करूंगा कि बहना भी चाहती है कि उसके भाई को नौकरी मिले, बिल्कुल। बहना चाहती है कि उसको भी नौकरी मिले, वो किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती और वो सम्मान का जीवन जीना चाहती है। तो किसी के पैसे पर, सरकारी पैसे पर जिए, वो भी अपनी मेहनत का कमाना चाहती है। तो इसका अर्थ है कि भी महाराष्ट्र में रोजगार कम हो गया है और इसलिए इनको ये इस वक्त रेवड़ी बांटनी पड़ रही है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस बात पे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाँ। और कोर्ट ने तो सरकार को सीधी सीधी धमकी दे दी है कि भाई इस तरह से अगर आप कोष खाली करोगे और इस तरह की स्कीम लाओगे और आपके पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, उनके जो किसानों को नुकसान हुए उनकी भरपाई के लिए पैसा नहीं है, आप वहां नहीं दे रहे, आपने शेड्यूल कास्ट की सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी है स्टूडेंट्स की, और ये पैसा तो कोर्ट ने भी इस बात पर संज्ञान लिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं ले पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? भाई चुनाव आयोग तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि आरएसएस के 3 बंदर है। और ये जो राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार जितने निर्णय लिए वह भारतीय संविधान के रक्षा में नहीं। उसने इन तीनों लोगों ने, तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन्होंने टीएन सेशन का फोटो रखना चाहिए कि टीएन सेशन ने कभी भी सरकार का सुना नहीं। ये कैसे क्या सुन रहे भाई? आप कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं अभी जो ईवीएम का किस्सा है, तो ईवीएम का मैं मानता नहीं हूँ, ईवीएम का लफड़ा कर, ये नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन ईवीएम के बारे में जो तो इलेक्शन कमीशन अपने ही वेबसाइट पर फिगर्स बदल रहा है। आप ये कैसे कर रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन ने ये, बिल्कुल मैं आरोप करता हूं कि यह मोदी सरकार के गुलाम लगते हैं। यह इन्हें ना संविधान से लेना देना है, न भारत का जो गणतंत्र है उससे लेना देना है, न भारत की जनता से लेना देना है। तो ये लोगों ने संज्ञान नहीं ले रहे। इन्होंने, अब आप देख रहे होंगे पेपर में आता है, टीवी में आता है कि भाई वो क्या क्या कह रहे हैं, आपके बेटी को उठा के लेके जाएंगे, आपके माटी को उठा के लेके जाएंगे। ये कैसे बोल सकते हैं? तो इनको यह एक भी नोटिस क्यों नहीं निकालते? अगर मैं वहां होता तो नोटिस दे देता और उसका एक्सप्लेनेशन लेता था। एक भी नोटिस क्यों नहीं? वो बोलता है तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे माटी को लूट लेंगे। तो ये जो कहना है, इस देश को बांटने के लिए और महाराष्ट्र को बांटने के लिए इनके नेतागण यह समाज में जहर फैला रहे हैं। इससे भी समाज बचे। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात है कि धर्मांधता बढ़ाने के लिए और वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए एक बड़ा ही नारा लगाया है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह का, और सारे हिंदू एक हो जाओ। इस तरह के जो नारे हैं बटोगे तो कटोगे वाले, इस पर भी चुनाव आयोग कुछ बात नहीं करता, इस पे कोर्ट भी कुछ बात नहीं करता। इस पे कोई कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं, या आचार संहिता में आता है नहीं आता है इस तरह का भाषा? खुद प्राइम मिनिस्टर इस तरह की भाषा, खुद गृह मंत्री इस तरह की भाषा, यूपी के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा उपयोग में लाते हैं कि बटोंगे तो कटोगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका ये प्रश्न भारत की जनता के लिए और जी। महाराष्ट्र की जनता के लिए सर्वतोपरि या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप इलेक्शन कमिश्नर करके वहां बैठे हो तो आपको सरकार का सुनना नहीं है। आपको ये देखना है कि यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो संविधान के अनुसार हो और उसमें काला धन का भी उपयोग या प्रयोग हो, या किसी धर्म के विशेष के बारे में बोलना हो, इस बारे में कार्रवाई करने का अधिकार उनको है। और आप देखते होंगे कि संविधान को इंडिपेंडेंट बनाया। मैं फिर से इस वक्त टीएन शेषन साहब का मैं उनका फैन हूँ। टीएन शेषन साहब होते तो क्या करते? ये बटोगे तो कटोगे जो कह रहे हैं ना, इनको तो उन्होंने बंद करवा दिया। उसको बोले थे 24 घंटे के अंदर बंद कर दे, तुम्हारे पास कार्रवाई कर देंगे। उनको महाराष्ट्र में ये अमित शाह हो या मोदी हो, इसको एंट्री नहीं दिए होते। भाई आपको बोलने का वहां से बोलो। आप महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगे बोलने का अधिकार है ही नहीं। ये संविधान के भी विरुद्ध है और जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके भी अगेंस्ट है। और भाई जो किसी को थोड़ी सी बुद्धि उसके भी अगेंस्ट है। तो ये जो तीनों कमिश्नर बैठे, राजीव कुमार जी बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बैठे, अरे आप कर क्या रहे हो? आप बैठकर कुछ तो शर्म करो। आप संविधान के अनुसार आप सब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी सब भूल गए। राहुल गांधी जो किताब लेके घूम रहे हैं उसका रंग जो है वो लाल है, और इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि भाई ये लाल रंग की किताब दिखा रहे हैं, ये मार्क्सवादी है, अर्बन नक्सली है। इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन इसको ये मुद्दा बन रहा है, उस किताब के रंग का भी मुद्दा बना जा रहा है। इसका मतलब बेचारे इनका तो हरा रंग तो चले गया, नीला भी रंग चले गया,
कि उस रंगों से भी ये समाज को बांटते थे ना। हाँ, तो जब भी इनको तो दिमाग है ही नहीं, भाजपा के जो नेता लोग हैं समाज को बांटने के रंग का ही सहारा ले रहे हैं। तो इसका मतलब इनके तो दिमाग जो है ना, इनका काम नहीं कर रहा है, इनको अपनी हार दिख रही है। इस हार दिखते वक्त वो क्या क्या ढूंढ कर, अब आपको भी याद होगा कि इनके तरफ पूरा एडिट करते हैं, सच्चाई छिपाकर डक्टेट उसमें, बोलते हैं हाँ, जिसको। बिल्कुल पूरा काम करते हैं। तो ये जो लाल रंग है, इसको रंग भाई इतना इतना तो ज्ञान होना चाहिए इनको। ये नॉन बायोलॉजिकल के जो चेले चपाटे हैं महाराष्ट्र में, नॉन बायोलॉजिकल चेले चपाटे, अरे उनको बोला रंग बनता कैसे, इतना तो सोचो। रंग का तो कोई संबंध ही नहीं, काला हो, गोरा हो, सफेद हो, हरा हो, नीला हो, सफेद है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसमें से हो रहा है। लेकिन ये इसको भी मुद्दा हो गया, ये अज्ञान है, विज्ञान के दुश्मन है ये। लेकिन समाज को बांटने के लिए और राहुल गांधी को बदनाम, राहुल गांधी की बदनामी नहीं होगी, लेकिन जिनके मन में संविधान के प्रति प्रेम है, सम्मान है, रक्षा करने की इच्छा है, वो चाहते कि इस देश में सिर्फ संविधान हो, मनुस्मृति या कोई धर्म ग्रंथ न हो, वो उनके मन में कर गई। ये तो लाल रंग का है। अरे भाई रंग से थोड़ी कोई राष्ट्रीयता कोई सिद्ध नहीं होता है। तो उनका जो ये सोच है रंग के आधार पर कि वो कम्युनिस्ट हो गए, अर्बन नक्सलाइट हो गए। आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मेरे समान, मैं अभी रिटायर हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र को भाजपा आरएसएस के षड्यंत्रों से, उनके दुष्प्रचार से और परिणामों से बचाया जाए। उसके लिए मैं, मेरे सवाल लाखों रिटायर्ड ऑफिसर लोग सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र को ये भाजपा आरएसएस से बचाया जाए। तो मुझे लगता है इस वक्त ये जो लाल रंग इन्होंने लाया, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी नैया डूब रही है, तो लाल रंग का ही सहारा ले। बिल्कुल, मैं रोकूंगा और आखिरी मुद्दा रहेगा ये पॉलिटिकली राजनीति पे, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में कोरोना के बाद जब युति की सरकार बनी, उसके बाद महाविकास आघाड़ी बनी, शिवसेना शिफ्ट हो गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ, और जब हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में घर को घर से तोड़ना, भाई को भाई से तोड़ना, और जिस इलाके में बैठे हैं उन्हीं का वो इलाका है जिसको हम अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम पे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनका ही इलाके में हम बैठे हैं। इस तरह का जो राजकीय स्वरूप महाराष्ट्र में जो कभी नहीं था, वो क्रिएट किया गया कि घर को घर से तोड़ना, पार्टी को पार्टी से तोड़ना, मिनिस्टर तोड़ना, गुवाहाटी ले जाना, 50 खोखे की बात हुई। ये सारा माहौल, जो नैतिकता होती है, जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में वो पॉलिटिकल मॉरलिटी कुछ बची है? आपका पॉलिटिकल मॉरलिटी में ऐड करूंगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक मॉरलिटी है भाई। आपकी समझ जो होती जीवन में हिंसा पर, बांटने पर और काटने पर, इस पर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सरकार आने के बाद मैं इस वक्त कहना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है कि 26 मार्च 2003 में हरेन पांड्या का खून हो गया, आज तक खुली नहीं मिला। सोहराबुद्दीन शेख को भी इन लोगों ने मार दिया, इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर करवा दिए। और जो तो प्रजापति था उसका 2 साल का उसका इनकाउंटर करवा दिए, और फिर तड़ीपार करवा दिया गया। आप तो जानते हैं इस केस में तड़ीपार करवा दिया। उसके बाद जज लोया का क्या हो गया आज तक नहीं बताया। मैं तो कहता हूँ नागपुर में हो गया भाई, नागपुर के महार किस आदमी ने किया? आप सोचो, पूरी जनता ने सोचना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी समझदार है कि जज लोया का मर्डर किसने करवाया, इस पर चर्चा होनी चाहिए महाराष्ट्र में। तो मेरा ये कहना है कि आप जो नैरेटिव बता रहे महाराष्ट्र में, ये जो बात चल रही है ना, वो अब इनकी काम नहीं करेंगी। क्योंकि हरेन पांड्या की घटना जो है ना, 1-2 ही वाक्य बताऊंगा कि वहां वह 3 बार से चुन कर आ रहे थे, और वो मोदी जी ने कहा कि आप मैं यहां से खड़ा रहते, उनको चीफ मिनिस्टर हो रहा था। और एक सुबह, बिल्कुल सुबह 7 बजे जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो मारुति कार से गए तो उनकी डेथ हो गई और वो मार दिया गया। और गवाह भी नहीं है, खून के धब्बे भी नहीं मिले। तो ये धब्बे भी छोड़ते नहीं, कोई गवाह भी छोड़ते नहीं। ऐसे हालात में महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल, एक नई बात सामने आई है कि भाई इतनी हिम्मत तो कोई नहीं करता। आप आईआरएस अधिकारी है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपका विशेष ट्रेनिंग हुआ है, आपको समझता है सारा। एक एफआईआर आपने की है नवी मुंबई में निर्मला सीतारमण के खिलाफ, जो अर्थमंत्री है देश की, यूनियन मिनिस्ट्री में है, और इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ आपने एक एफआईआर की। क्या तथ्य है उस एफआईआर में? क्यों इस तरह आपको लगा कि निर्मला सीतारमण पर इस तरह की कोई एफआईआर होनी चाहिए या इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के चुनाव में
क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है 2017 में अरुण जेटली जी ने इंट्रोड्यूस किया और निर्मला सीतारमण जी 2018 में उसको कानून बना दिया। अब मनी बिल के माध्यम से इन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवा दिया, उसका लॉ बना दिया। अब आप उसका अगर चित्र देखोगे तो उसका 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो खरीद रहे हैं, चित्र देखो, खरीदने वाले का नाम ही नहीं है, किस पार्टी को दिए उसका नाम नहीं है, नंबर नहीं उसका है, नंबर भी नहीं है। डेट और नहीं जब है। उसका अल्ट्रा वायलेट में जो पूनम अग्रवाल करके हमारी क्रांतिकारी बहन थी, उसने 1,000 का लेकर जब अल्ट्रा वायलेट रेंज में देखा, तब उसमें कि सीक्रेट नंबर दिखे। और ये जो 15 फरवरी 2024 का डिसीजन है 232 पेज का, और उसके बाद 11 मार्च 2024 का डिसीजन है 2024 के 15, इसमें वो बोल रहे कि भाई हमको देने में 3 महीने लग गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा 3 महीने लगेंगे। तो मेरा कह रहा 6,568 करोड़ रुपए एग्जैक्ट भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी एक्सटॉर्शन बॉन्ड, ये एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहना ही बॉन्ड का अपमान है। और ये स्टेट बैंक ने छापने के अधिकार। अब इसका इशू क्यों आया, ये इसलिए कि हरियाणा में इन्होंने करोड़ों रुपए वोट को खरीदने के लिए खर्चा किए। वोट को खरीदो, कार्यकर्ता को खरीदो, नेता को खरीदो, वहां से खरीदने का काम किया, यानी आपने कहा वैसे परिवार को बांटने का काम किया। वो जो पैसा काला धन वहां चला, वही महाराष्ट्र में चलने वाला है। और महाराष्ट्र अभी आपने बताया कि जैसे करीबन 400 करोड़ रुपए की कैश पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त की है। अरे भाई, ये पैसा जो आ रहा है किसका इसमें क्रेडिट है, किसके इसमें डेबिट है, इसका मालिक कौन है, किस अकाउंट से विड्रॉ किया, किस अकाउंट में सर्कुलर में ट्रांसफर हो गया, कैश अमाउंट किसका है, इसका तो इंक्वायरी हो ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आ रहे हैं वो तो सो रहे। तो भाई जहां अगर ये कार्रवाई होती है, तो अगर इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का काम है कि वो जो पंचनामा बनता है, पंचनामा किसी को अगर अरेस्ट करते हैं तो उसका स्टेटमेंट ले। और प्रश्न सरल सा है कि भाई यहां पैसा जो है आपको बैंक से मिला है कि किसी आदमी ने दिया है, इतना बताओ कि सो आदमी को पकड़ो। आदमी बोलेगा इस साहब ने दिए, वो बोलेगा इस आमदार खासदार ने दिया, इस पार्टी ने दिया, इमीडिएट मिलती है। ट्रेल जो ट्रैक वो तो इमीडिएट मिलेगा, लेकिन कोई खोजबीन जांच ही नहीं हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का करीबन 1,000 करोड़ रुपया पानी की तरह बह रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी खबर देखेंगे तो 400 करोड़ के आसपास कैश पुलिस ने पकड़ी, सोना भी पकड़ रही, चांदी भी पकड़ रही। ये जो पैसा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा है, जिससे भाजपा महाराष्ट्र की जनता को भूल भुलैया में डालकर फंसा कर अपनी सरकार फिर से आमदार खरीद कर फिर से सरकार बना सकती है। और आपने तभी बात कही थी कि ये पार्टी को तोड़ देती है, भाइयों में भी झगड़ा लगा देती है, और जो पार्टियां तोड़कर ये सरकार बनाती है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता को भाजपा के भ्रष्टाचार के काले धन से बचाने के लिए, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार को, महाराष्ट्र में भाजपा का जो महाभ्रष्टाचार का धन है, काला धन, उससे बचाने के लिए ये मुद्दा। और दूसरा मुद्दा ये है कि भाई उसमें आप लिस्ट देखो जिन्होंने डोनेशन दिया है। अगर 30 कंपनी है तो 21 कंपनी तो भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है, पैसा लिया और दिया है। अब आप एक उदाहरण, मदनलाल कंपनी है, उसका 3 साल का 2019-20 का, 20-21 का और 21-22 का जो 3 साल का इनकम सिर्फ 10 करोड़ है, और वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रहा है 185 करोड़। अभी इसका इंक्वायरी क्यों नहीं करते? आप रेड करें, सर्च और सीजर 132 का एक्शन क्यों नहीं लेते? उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? जो फ्यूचर गेमिंग जो सर्विस है, उसका 1,368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, और उसका जो नेट प्रॉफिट 3 साल का है वह 215 करोड़ है। पहले इनकम टैक्स एक्ट में नियम था कि भाई पिछले 3 सालों में उसका प्रॉफिट 7.5% अगर होगा तो उसका 7.5% वह डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को कर सकता है। इन्होंने पूरे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बदल दे, इनकम टैक्स एक्ट वो बदल दे, कंपनी एक्ट बदल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट बदल, सब बदल दिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गवर्नर जो थे उस वक्त, उर्जित पटेल साहब, वो भी कह रहे थे कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी एक्सटॉर्शन बॉन्ड लेकर आए, और इनकी पार्टी को दुनिया के सबसे महंगे
अमीर पार्टी बना दिए। मैं तो कहता कि दुनिया की भाजपा सबसे महाभ्रष्टाचारी पार्टी, इनको तो कोई पद देना चाहिए, पदक बिल्कुल। देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात कि निर्मला सीतारामन इन पे आपने एफआईआर की, नवी मुंबई में वो दर्ज हुई। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? अभी उसकी जो तफ्तीश है या फिर उसको क्या कहेंगे, उस एफआईआर को रजिस्टर करने की बात है, उसकी प्रक्रिया क्या नहीं, होगी? इसमें तो कैसा है कि मैंने पूरा पिटीशन 400 पेजेस का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजन लगाए, फिर मैंने डेटा लगाया उसके साथ, और इन्होंने कंपनी से जो बंद कंपनियां है, जिसका लॉस है या जिसका कम प्रॉफिट है, उसका भी इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे खरीद सकती है, तो इसके लिए ये तो मैंने डेटा उसके साथ लगाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर वहां अगर फाइनेंस मिनिस्टर करके बैठे हो, तो भाई ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, यहां जिनकी रेड पड़ रही थी, रेड शुरू है या रेड होने वाली है, करवाने के बहाने या होने के बाद आप वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले कैसा रहा है, मेरा सरल सा प्रश्न है। और पूरा इनकम टैक्स तो उनके अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। ये फ्यूचर गेमिंग है या कुछ जो कंपनियां, उसके तरह इनकम टैक्स की रेड हो रही थी। वेदांता नहीं तो दूसरी कंपनी है, उसमें रेड हो रही थी, रेड होगी और उसके बाद खरीद लेता, मामला रफा दफा हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून का मतलब नहीं, आपको एक मिसकंडक्ट होता है, और जो कंडक्ट होता है वो आपको कानून के अंतर्गत करना चाहिए। उनके अंडर में जितने विभाग थे, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारत के कॉर्पोरेट का काला धन वो भाजपा में लाने का काम किए। तो मुझे लगता है कि वो जो 232 पेजेस का 15 फरवरी 2024 का जो डिसीजन है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्यों नहीं लिखा कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट जज के ऑब्जर्वेशन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डिक्लेयर ही नहीं की। आप बोल सकते नहीं कि एसआईटी क्यों नहीं बनाए, मैं बोलता जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जेपीसी क्यों नहीं बनाया, आप कोई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा, आप ऑर्डर में लिखा ही नहीं उन्होंने कि सीबीआई की इंक्वायरी करो। भाई आप जो पैसा दे रहा है, पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे उनको तो उसको जेल में डालना था। भाई आप वो चेयरमैन बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ मालूम नहीं, 4 महीने दो, 3 महीने दो, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम 2 दिन के अंदर दो, फिर 1 दिन के अंदर दे दिया, पूरी डांट पड़ी। और वो उन्हीं का आदमी, भाजपा का आदमी चेयरमैन करके बैठा था उस वक्त। तो ये कंट्रोवर्सी में मुझे ये लगता है कि भारत की जनता का अधिकार है। आपको संजीव खन्ना साहब का, मैं उनका अच्छा उन्होंने पार्ट लिखा, उसने कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। इसका मतलब कि असंवैधानिक है। जिसको असंवैधानिक बोल रहे उसके जांच का कोई अधिकार ही नहीं दे रहे आप, जांच की शुरुआत ही नहीं कर रहे। तो इसमें मुझे लगता है अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहीं लिखा ही नहीं उसमें, पूरे 232 पेजेस पढ़ लो, ना एसआईटी है, ना जेपीसी है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना सीबीआई, किसी को मामला नहीं दिया, मामला खत्म हो गया। ये कैसा आप बोलेंगे गुनाह किया है और कोई सजा ही नहीं, कोई जांच ही नहीं। जांच तो होनी चाहिए। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक हम निर्मला सीतारामन को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आप छोड़ेंगे नहीं, जनता भी छोड़ेंगी नहीं। महाराष्ट्र के इलेक्शन चल रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन है, सरकार 23 तारीख को डिक्लेयर होने वाली है। वोट जो है, एक आदमी एक वोट बाबा साहब ने संविधान में दिया, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, 18 के ऊपर जो है उसको वोट का अधिकार है। तो ये वोट का अधिकार जिनके पास है, वो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र में जितने 18 वर्ष से ऊपर के लड़का लड़की और पूरे वोटर मतदाताओं से मैं विनम्र अभी आपको अनुरोध करूंगा, भाई कृपया आप संविधान का सम्मान करें। आपने कहा जो नीतिमत्ता है, आपको अगर किसी ने नोट अगर दे दी कि भाई 1000 रुपए एक वोट के, तो उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल करवा। आपको जो कोई अगर किसी को मीटिंग लेने के लिए 25,000 दे रही है लोग, तो उसका भी वीडियो बना। लेकिन भाजपा का जो काला पैसा पूरे महाराष्ट्र में बह रहा है, घर घर में पहुंचने का प्रयास करे, उससे बचाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने खुद पुलिस बनना पड़ेगा। आप सब कोई इनकम टैक्स के अफसर बनिए और काला धन रोकिए, और महाराष्ट्र में संविधान का सम्मान और रक्षा करने वाली, जनता का सम्मान और रक्षा करने वाली, रोजगार देने वाली ऐसी सरकार को चुन कर दे। महाराष्ट्र की जनता का बहुत भला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी अरविंद सोनटक्के जी।
बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चुनाव के दौरान उन्होंने कही, इस विषय में कही, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे और भी चर्चा जारी रहेगी। जैसे-जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, इस विषय पर पर्टिकुलर हम उनसे चर्चा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। सर, आपने बहुमूल्य वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।